हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें। और जब भी ये बात आती है कि मन को नियंत्रित कैसे करना है, तो सबसे पहले ये समझना है कि हम मन किसे बोलते हैं। जब हम ये समझ लेंगे कि हमारा मन कैसे बना है, हमारे मन का निर्माण कैसे हुआ है, और आज के इस वीडियो में हम इसके बाद समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या कहता है। मनोविज्ञान का क्या मतलब है? मनोविज्ञान का मतलब है मन का विज्ञान। तो क्या मनोविज्ञान का अध्ययन करना उतना ही जरूरी है जितना कि अध्यात्म को समझना, या फिर मनोविज्ञान को समझने की जरूरत नहीं है, उससे बेहतर है मन को समझ लिया जाए? तो अब इस चीज को हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम मनोविज्ञान की दिशा में आगे बढ़ें या हम अध्यात्म में जाकर के ये समझ लें कि मन क्या है। और जब हम मन पर ही अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेंगे तो मन कैसे काम करता है हमें ये नहीं समझना होगा। चलिए, हो सकता है अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन इस सेशन के बाद आपको चीजें थोड़ा क्लैरिटी में समझ आ जाएंगी। ये है आपकी बॉडी। क्या है? ये आपका बॉडी है। ये आपका माइंड है। बॉडी और माइंड जो भी गैदर करता है, इन टर्म्स ऑफ अगर आप ब्रेन की बात करें और माइंड की बात करें तो थोड़ा आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब हम ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा जो ऐसे करके जो खोपड़ी बनी हुई है, इस खोपड़ी में जो ऐसी अखरोट जैसी संरचना है उसे नॉर्मल तौर पे हम ब्रेन कहते हैं, है ना? आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा। लेकिन जब हम माइंड कहते हैं तो माइंड का मतलब क्या है? माइंड में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स भी शामिल हो जाते हैं। माइंड से मतलब जो भी आप थॉट प्रोसेस है, आप क्या थॉट पकड़ सकते हैं? दिखाइए कहाँ है। नहीं पकड़ सकते, लेकिन थॉट को आप गैदर करते हैं। क्या किसी तरह की मेमोरी लगी हुई है? जब भी आप मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, किसी में भी कोई इंफॉर्मेशन जब स्टोर करते हैं या शेयर करते हैं तो उसमें एक मेमोरी होती है। तो ठीक उसी तरह जब हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में एक तरह की मेमोरी पहले से है, माइंड में भी एक तरह की मेमोरी ही है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो ये बॉडी है, ये जो हमारे सेंसेस हैं, सेंसेस के थ्रू हमारी बॉडी हमारे आसपास होने वाली हर एक्टिविटी को रजिस्टर करती है। एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं और जैसे जैसे बस में, कार में, किसी भी चीज में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो जैसे जैसी जगह से गुजरेंगे, मान लीजिए एक जगह से आपकी गाड़ी गुजर रही है, आसपास केवल कचरा है, गंदगी है, और थोड़ी दूर आगे गए तो आप एक गुलाबों का बाग है, कश्मीर जैसी जगह में फोटो देखिएगा कि पता चला फूल के बाग लगे हुए हैं। अब आप एक जगह से गुजरे तो जहां गंदगी है वहां अपने आप आपके नाक में बदबू आएगी और आप तुरंत उससे परेशान होंगे। ब्रीदिंग आपका मैकेनिकल प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही आप वहां से गुजरे, आपकी बॉडी ने रजिस्टर किया कि आसपास गंदी बदबू आ रही है और आपके मन को खराब लगा। अब यहाँ पर मन कहाँ हो गया? आपका मन यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया आपका मन। अब हम इसको, अभी हम उसे और एब्स्ट्रैक्ट में नहीं जानते हैं, जा रहे हैं जहां लोग कई बार आत्मा शब्द यूज कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मन और आत्मा सिमिलर है, आत्मा को थोड़ा अपर फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, अभी हम मन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये देखिए, क्या कोई आपको कह सकता है कि आप अक्सर कहते होंगे कि ये काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। मन कहाँ है? क्या मन कोई ऐसी जगह है? आप बता सकते हैं? अ, दिल आप बता सकते हैं कहाँ है, लेकिन दिल भी जो एक्चुअल हर्ट है, हम दिल कौन सा बनाते हैं? ये वाला दिल कौन सा है? ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट वाला दिल है। और एक्चुअल में जो हर्ट का जो शेप है वो आपको पता है अगर आपने साइंस थोड़ी भी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? मन की। तो पहले तो ये समझना होगा कि हमारी
जो माइंड और बॉडी है वो क्या है, साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है कि इसका असर इस पे होगा, इसका असर इस पे होगा, दोनों का असर एक साथ होगा और इन दोनों का असर सीधे तौर पर इस पे पड़ेगा, मन पर। तो हम बात कर रहे थे कि ये बॉडी हर चीज को रजिस्टर करती है अपने आप, ठीक है। उसी में प्रोसेस होता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझना है तो आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को का जो एक वीडियो है वो मेरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा। अब अगेन आपकी वो बस गुजरी, उस जगह से जा रही है, तो जैसे ही बदबू आएगी तो आपको तुरंत ये होगा कि अरे यार मन खराब हो गया। जैसे आपने रोड में आप जा रहे हैं, आपने कुछ खराब पड़ा देख लिया, तो आपका क्या कहते हैं आप, मन खराब हो गया। वो मन कैसे खराब हो गया, क्योंकि आपके सेंसेस ने, मान लीजिए आपकी आंख ने किसी चीज को देखा, मान लीजिए डॉग्स पूप देख लिया, और आपने जैसे ही देखा आपके मन में वो, आपके आंख से आपने देखा, तुरंत उसकी एक इमेज आपके ब्रेन में रजिस्टर हुई और तुरंत आपके मन ने आपको सिग्नल दिया, मतलब आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया और आपका मन तुरंत खराब हुआ। और ये पूरा प्रोसेस कुछ मिली सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। इसीलिए हम अपने आसपास की चीजों को लेकर के अवेयर नहीं रहते हैं। मतलब आपने किसी खराब चीज को देखा, तुरंत आपके ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन को सिग्नल जाते ही ये हुआ कि ये चीज नेगेटिव है, इससे दूर हट जाओ। तो अब आप उस बस में या किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, जब आसपास से बदबू आई, तुरंत आपको लगा कि अरे यार ये बदबू है, मन खराब कर रही है। फिर उसके थोड़ी देर बाद आपकी गाड़ी और आगे गई, जहाँ चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, उसकी खुशबू आपके पास आई। जैसे ही आपको खुशबू मिली, आप और लंबी लंबी सांस लेने लग गए कि मैं और ज्यादा से ज्यादा इस खुशबू को समेट लूं। अब इससे क्या हुआ, आपका मन खुश हो गया। तो इसका मतलब एक एस्पेक्ट तो समझ में आया होगा कि नेगेटिव चीजें, जो चीजें सेंसेस के लिए नेगेटिव हैं, वो हमारे मन को दुखी करती हैं। अब इसमें क्या एस्पेक्ट आ गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मैसेज हमें कहां से मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का मैसेज जो है हमको हमारी बॉडी और माइंड से मिलता है। तो जैसे ही हमको लगता है कि कोई चीज है जो हमारे लिए पॉजिटिव है, तो वो हमारे मन को अच्छी लगने लगती है। कोई चीज नेगेटिव है तो वो हमारे मन को खराब लगने लगती है। लेकिन अब इसमें एक गड़बड़ है, क्योंकि जो चीजें प्लेजर फील करा रही हैं वो हमको अच्छी लगेंगी, उससे हमारा मन अच्छा होगा। जब हमारा मन अच्छा लगने लगे तो क्या वो चीज फायदेमंद होगी? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो चीज फायदेमंद होगी। इसीलिए जो चीजें हैं जिसपे अगर आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं तो वो और ज्यादा मजबूत होती है। तो हम अभी, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया कि हमारी बॉडी एक मेमोरी की तरह काम करती है, हमारी बॉडी और सेंसेस उसको लगातार रजिस्टर करते रहते हैं। जैसे आप अपनी जीभ पे, आपकी जो जीभ है, इस पे जैसे ही कोई बहुत खट्टी चीज रखेंगे, आपके फेस एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। आप इस पे अचानक से थोड़ा ज्यादा नींबू रख के देखिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपनी जीभ में नींबू निचोड़ लीजिए, या आप उसे पहले से निचोड़ के थोड़ा सा अपनी जीभ के ऊपर डालिए और देखिए कि क्या आपके फेस एक्सप्रेशन एक ही फॉर्म में स्टेबल रह सकते हैं। आप पाएंगे नहीं। तो जो चीजें हैं तुरंत रिएक्ट करती हैं। लेकिन अब मान लीजिए कुछ मीठा खाएंगे, आपकी जीभ को अच्छा लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके मन को जो चीज अच्छी लगेगी उसका रिस्पॉन्स बॉडी पे सही आएगा। तो अगेन, अगर आप मन से बॉडी या माइंड की तरफ जाएंगे तो आप नेगेटिव चले जाएंगे। अब ये फर्क है। लोग क्या करते हैं, मेरे मन को ये अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे मन को अच्छा लग रहा है रसगुल्ला खाने में, और मैं रसगुल्ला खाए जा रहा हूँ, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, मेरी बॉडी डैमेज हो जाएगी। या फिर मैं कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ जिससे मुझे प्लेजर फील हो रहा है, उससे क्या होगा, मेरे मन को अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे बॉडी और मेरे माइंड दोनों को डैमेज कर देगी। तो सवाल ये है कि अगर आप मन पे चलने लगेंगे तो मन पे चलने की वजह से आप बॉडी या माइंड किसी एक को खुश करेंगे। मान लीजिए आपने मन पे चलते हुए अपने माइंड को खुश किया, तो माइंड किसी तरह के कंटेंट को कंज्यूम करके खुश हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, बॉडी पे जाएगा। बॉडी का इम्पैक्ट लौट के माइंड पे आएगा, माइंड एक गलत सिग्नल देगा कि आपको अच्छा लग रहा है।
लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, एक इल्यूजन फॉर्मेट है, इसीलिए कहा गया है माया, इसीलिए कहा गया है इल्यूजन। अब पूरे कॉन्सेप्ट को भूल जाइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। अब सवाल है कि मन का निर्माण कैसे होता है। मन का निर्माण होता है, जो भी चीजें आप शरीर से लेंगे और जो भी चीजें आप अपनी बुद्धि में विचार के माध्यम से लेंगे, वो वही चीजें लंबे समय में जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो उससे आपका मन निर्मित होता है। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति की बात सुन के आपको लगेगा ये आदमी कितना घटिया है, ये कितनी बेकार की बातें करता है, या ये दिन भर लोगों की आलोचना करता है, षड्यंत्र करता है, खेल खेलता है, कैसा व्यक्ति है ये। या फिर इसके अपोजिट आपको लग सकता है, क्योंकि जो मन है ये 1 या 2 दिन में निर्मित नहीं होता, इसे तो निर्मित होने में सालों साल का समय लगा हुआ है। अब अगर ये आपकी एज है तो जो आपका इतने टाइम फॉर्म में, इतने लंबे समय में आपने धीरे 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 करके अपने माइंड और बॉडी के थ्रू जो चीजें इकट्ठी की हैं, उसी का कंपाइलेशन अंत में जाकर आपका मन निर्मित करता है। अब अगर आपने अपने बॉडी को, बॉडी की आदत है अपने आप अल्टीमेटली ग्रो करने की, आप इसमें जितना प्रेशर डालेंगे ये अपने को उतना एक्सपेंड करेगी, क्योंकि वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अगर बॉडी सही है, अगर आप प्रॉपर समय पे उठ रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर जिम कर रहे हैं या प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बॉडी को ठीक रखने से आपका माइंड अपने आप ठीक रहेगा, और माइंड को पॉजिटिवली इंटैक्ट रखने से आपकी बॉडी धीरे धीरे ठीक रहेगी। जैसे आप कभी कभी, आपके साथ ऐसा होता होगा कि जीवन में कुछ खराब घटना हो गई, तो फिर आप कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा कि अब आज मैं एक्सरसाइज करूं। क्या हुआ आपके साथ नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने आसपास आपने कुछ ऐसा गलत घटित होते देख लिया, या कुछ ऐसी बात सुन ली, अप्रिय बात सुन ली जो आपको बुरी लगी। अब वो चीज आई कहाँ, आपके माइंड में, क्योंकि वो थॉट आपके मन कहाँ गया, माइंड में गया। अब उससे आपने क्या किया कि अब मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने क्या बताया है कि माइंड और बॉडी साइकोसोमैटिक है। जैसे ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट गया, आपकी बॉडी ने काम करने के लिए वो अपने आप ऐसे ड्रॉप हो गई, क्योंकि अब मेरा आज मन नहीं कर रहा। तो ये जो मन नहीं कर रहा का मतलब था कि आपकी माइंड ने एक इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन ने बॉडी को मैसेज कन्वे किया, माइंड और बॉडी दोनों से आपका मन निर्मित हुआ, और आपके मन ने कहा कि अब आज मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, या मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे ये काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये एक फर्क होता है अधिकांश मौकों पे। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोड़ते चले जाएंगे, ये चीजें डिप्लीट होती चली जाती हैं। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली नीचे लोअर ग्राउंड की तरफ जाने लगेगी। और अगर आप माइंड में पॉजिटिव थॉट्स या अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे, अच्छा मटेरियल नहीं रखेंगे, तो अल्टीमेटली ये ना केवल आपके बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, लंबे समय में आपके मन को गलत ढंग से निर्मित करेगा। तो कई बार एक बात होती है, अब इसी में हम और थोड़ा आगे जाएंगे, तो मन निर्मित कैसे होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव चीजें ने। सिंपल सी बात है, अपनी बॉडी को पॉजिटिव एस्पेक्ट में प्रेशराइज रखिए। इसीलिए जितने भी साधु संत हैं उन्होंने ज्यादा सोने से मना किया है। ज्यादा का मतलब अब ये भी नहीं है कि 4 घंटा सोने लग जाएं आप, 6 से 8 घंटे के बीच की औसत नींद। अपनी बॉडी को इस लेवल पर प्रेशराइज रखिए कि उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ता रहे और आपकी बॉडी को एक्सपैंड होने का मौका मिलता रहे। और जो भी आपकी फैकल्टीज हैं, एटलीस्ट आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल होनी चाहिए, और नहीं है तो जल्दी ही बीपी की समस्या आपको हो जाएगी। बॉडी कंट्रोल में आते ही दूसरी चीज है माइंड। आपकी उम्र कुछ भी हो, अपने आप को एटलीस्ट कम से कम रोज 3 से 4 पन्नों की अच्छी चीजें पढ़ने के लिए देते रहें। कोई भी अच्छी किताब हो सकती है, मार्केट में स्पिरिचुअल से लेके रिलीजन से लेके बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो अपने माइंड को कुछ ऐसा दीजिए जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाए। नहीं तो माइंड का अल्टीमेट नेचर है डार्कनेस की तरफ जाना, बॉडी का अल्टीमेट नेचर है ऐसे नीचे को डिक्लाइन करना। बॉडी ऊपर को नहीं जाएगी,
मेरा एक वीडियो और है, उसे देखिएगा, फ्रॉम क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन, कि आप पैदा होने से लेके मरने तक धीरे धीरे खत्म ही हो रहे हैं। पहले आप अपनी यौवनावस्था में, युवावस्था में अपनी पीक के लेवल तक जाएंगे, सर्वोच्च स्तर तक जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली आप नीचे ढलान की तरफ को जाने लगेंगे। तो यही चीज आपके बॉडी के साथ होती है और यही चीज आपके माइंड के साथ होती है। ये ध्यान रखिए कि माइंड अपने आप डार्कनेस में जाएगा, इसीलिए आजकल लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और एक और स्तर है इसका कि हम मन को अच्छा फील कराने के लिए हम थॉट की वैल्यू भूलते जा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक पूरा दिन एक वेब सीरीज देखने में बिता दिया, आपने वेब सीरीज तो देखा, आपके मन को अच्छा लगा, अच्छी चीज है, आपके पास इंफॉर्मेशन भी आई, बट इन इन वर्ड्स, इन थॉट्स वो प्रोसेस आपकी ब्रेन में नहीं गई। वर्ड्स और थॉट्स जितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वर्ड्स का मतलब है क्योंकि जब कई वर्ड्स मिलेंगे तब आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, तो वो जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है। तो अपने माइंड को पॉजिटिवली चार्ज रखिए और अपनी बॉडी को प्रेशराइज करके रखिए, नॉट बाई प्लेजर। लोग कई बार इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, क्योंकि बॉडी जब प्लेजर में जा रही है तो अल्टीमेटली कई फैकल्टीज एक साथ काम कर रही हैं, और उस लेवल पर जब आपकी बॉडी कोई भी चीज, बॉडी से जब लगातार अलग अलग तरह के जूसेस सिक्रेट होंगे या जूसेस निकलेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पर भी पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, बॉडी को प्लेजर से नहीं, बॉडी को जितनी भी मेहनत से हो सकता है अपने आप को प्रेशराइज करें। दूसरी चीज, माइंड को पॉजिटिव एस्पेक्ट में रखें, नहीं तो ये डार्कनेस में जाएगा, ये अपने आप नीचे को जाएगा, ढलान में जाएगा, बॉडी खराब होगी। तो इन दोनों चीज को जब आप पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे तो आपका मन अपने आप क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मन से मत चलिएगा, नहीं तो मन कुछ समय में बॉडी भी खराब करेगा और माइंड भी। और इन दोनों में से एक को भी अपलिफ्ट अगर आप कर रहे हैं तो दूसरा अपने आप अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और डिप्रेशन से निकलने का सिंपल सा रास्ता यही है कि अपनी बॉडीली एक्सरसाइज या बॉडी वर्कआउट बढ़ा दीजिए। अगेन, वर्कआउट से मतलब ये है कि लोग ऐसी जीवन शैली जीने लगे हैं कि अगर वो घर से कहीं निकल रहे हैं, मान लीजिए पार्क में घूम रहे हैं, घूमते समय भी उनके कान में ईयरफोन है, और ये आपको समझना होगा, तो लोग अपनी ही एक बनाई हुई दुनिया में जीने लगते हैं, एक इको चैम्बर क्रिएट हो जाता है। आप पार्क में घूम रहे हैं तो कान में कुछ लगा है, और अगर कोई आपसे पूछे तो आपके पास बहाना क्या है कि मेरे पास वर्कलोड ज्यादा है, मेरे पास वर्क प्रेशर ज्यादा है। बिल्कुल होगा, कोई हैरानी की बात नहीं है, आपके अपने टारगेट्स होंगे, गोल्स होंगे, एम्बिशंस होंगे जिन्हें आपको अचीव करना होगा। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालिए दिन में, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जिसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हों और पूरी तरह से आउटर वर्ल्ड में हों। आउटर वर्ल्ड का मतलब, हम जब भी कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, हम इनर वर्ल्ड में फ्लोट कर रहे हैं, इधर से उधर तैर रहे हैं। हम वेब सीरीज देख रहे हैं तो हम कुछ कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें कंज्यूम होते चले जा रहे हैं। इसीलिए एक कोटेशन आपने पढ़ा होगा कि अच्छे लोग व्यक्तियों के बारे में नहीं बात करते, वो विचारों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब आप लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप अपने ही, एक होता है, मान लीजिए आप किसी जगह पर गए, अब तो आप फिजिकल फॉर्म में उस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, आप लोगों से मिले, सब कुछ बातचीत हुई, फिर उसके बाद आप घर आए, अब रास्ते में आप लौट रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, अब आपके ब्रेन में वही सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जब मैं उससे मिला था उसने कैसा बिहेव किया, मैं उससे मिला उसने क्या कहा, उसने ये कहा तो उसका क्या मतलब होगा। अब ये जो समय है जो आपका ये है, ये आप इनर वर्ल्ड में फ्लोट कर रहे हैं, बट नेगेटिव एस्पेक्ट में फ्लोट कर रहे हैं। तो इसीलिए उससे बाहर हम कैसे आए, और बिना रिफ्लेक्शन के आप रह नहीं सकते। वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो जब आप किसी से मिले, जो भी चीज आप उसके बारे में, जिस भी तरह का आपने इंप्रेशन गैदर किया, उसके बारे में आप सोचेंगे, और सोचेंगे इसलिए क्योंकि अगली बार उसी चीजों से आपकी आगे की जो चीजें हैं वो आपस में रिलेट करेंगी। क्योंकि आज मान लीजिए आप किसी मीटिंग में गए, उसके बारे में सोचेंगे, तब तो अगले दिन उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तो रिफ्लेक्शन तो एक नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन
डिप्रेशन जैसी चीजों से बचने का एक ही उपाय है कि 1 घंटा 2 घंटा खेलिए, आपकी उम्र चाहे जो हो, खेलिए, बाहर घूमिए, तो अपने आसपास बस चीजों को देखते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि होता यह है कि लोग रोड पर चल रहे हैं पर वो उस जगह पर नहीं है, वो सोच उस जगह के बारे में रहे हैं जहां से वो आ रहे हैं। कई बार लोग घूमने चले जाते हैं, आप 500 1000 किलोमीटर दूर चले जाइए, पर्वत पहाड़ पे कहीं भी चले जाइए, पर अल्टीमेटली सोच आप वहीं के बारे में रहे हैं जहां से आप आए हैं, उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन लोगों के बीच आप हैं, तो अल्टीमेटली तो आप उसी नर्क में हैं और उस नर्क से बाहर आप आ ही नहीं पाए। तो ये बेटर है कि थोड़ा समय बाहर नेचर के साथ या एनिमल्स के साथ या थोड़ा टाइम ऐसा स्पेंड करें जिसमें आप इनर रिफ्लेक्शन के दायरे से पूरी तरह छूट जाएं, अपने अंदर जो भी चल रहा है वो कुछ देर को थम जाए और आपकी नजरें सिर्फ बाहर की चीजों पर रहे। इनर रिफ्लेक्शन को रोकना जरूरी है, बट इनर रिफ्लेक्शन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट भाग है, लेकिन इस रिफ्लेक्शन को रोकना भी जरूरी है जिससे कि आप बाहरी चीजों पर फोकस कर पाएं और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएं। तो ये था हमारा मन का निर्माण कैसे होता है, मन बनता कैसे है, और नियंत्रित कब होगा, जब हम बॉडी और माइंड को अपने आप संभाल लेंगे, उनको सही ढंग से रेगुलेट कर लेंगे, तो हमारा मन पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स की। एक कॉन्सेप्ट कहता है शून्यवाद, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मनोविज्ञान। एक कॉन्सेप्ट है हमारा शून्यवाद, एक कॉन्सेप्ट है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात क्या है, एक तरह की लड़ाई लोगों में चलती रहती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, शून्यवाद का अगर आप कोई अर्थ ना निकालें तो शून्यवाद का सिंपल सा अर्थ ये है कि पेरीफेरी में जो भी चीजें चल रही हैं उनसे मुक्त होकर के मूल स्थिति में आ जाना। लोगों ने लंबी बहस की है, लंबी लड़ाई की है सिर्फ इस बात को लेकर के कि अध्यात्म का आखिरी गोल क्या है और मेडिटेशन का लास्ट गोल क्या है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो इनका सबका अंत एक ही है, जहां पर जिसे लोगों ने अनिर्वचनीय कहा है, जिसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता या कोई कुछ बता नहीं सकता, चाहे वो कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। इसीलिए सबने रास्तों की चर्चा की है, रास्ते बताए हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो वहां पहुंच के आपको क्या मिलेगा। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, पर सच्चाई ये है जो कि बहुत से लोगों को मानने में तकलीफ होती है कि वहां पर कुछ है ही नहीं। सिंपल सी रीजन में, अगर आप आसमान की तरफ देख रहे हैं और आपको कहा जाए कि आप आसमान का वर्णन कीजिए, तो ऊपर कुछ एक्चुअल में है ही नहीं। आप बता सकते हैं ये बादल है, ये ऐसा है, जो आपको नीला दिख रहा है, अगर आप ऊपर जाना शुरू करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। या फिर एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद चीजें एम्प्टी हैं, जहां जाने के बाद चीजें खत्म हैं, तो जब कहा जाता है कि वो चीज अनिर्वचनीय है या उसके बारे में बोला नहीं जा सकता, तो कई बार लोग इसे एज अ चैलेंज ले लेते हैं कि अरे कैसे नहीं बताया जा सकता, हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हम बताएंगे। कुछ लोग इस हद तक मूर्खता की बात करते हैं कि आंख बंद कर लीजिए, ऐसे बैठ जाइए और पूछते रहिए हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसे आंसर मिलना होता तो बहुत पहले मिल गया होता। रीजन ये है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, अगेन जो मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में इस सेशन में समझाया, जो आपका जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है वो किसी एक थॉट से नहीं बन रहा है, वो एक लंबी अवधि में बना हुआ थॉट है। वो आपका
इस ड्यूरेशन में बना हुआ थॉट प्रोसेस है। अब ये आपकी जो एज रही, जिस तरह की चीजें आपने देखी, जिस इन्वायरमेंट में रहे, जिस तरह के स्कूल में पढ़े, जिस तरह के लोगों के बीच आप उठते बैठते हैं, जिस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटी, इन सबको मिला करके आपका थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ है। तो आप अपने ही थॉट से पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूं या कैसे है, या जो भी चीज आप पूछ रहे हैं। तो जब पूरे थॉट्स को मिला लीजिए, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो सारे थॉट्स को मिला करके ही एक नया थॉट बन के आपको मिल जाएगा, और जरूरी नहीं होगा कि वो थॉट आपका सही होगा। इसीलिए जब बात होती है तो वो चैलेंज नहीं है, जब बात होती है शून्यवाद की, यहाँ की, कि यहाँ पर क्या है, सेंटर में क्या है, पेरीफेरी में आपका इधर रख लीजिए, बॉडी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, बॉडी नहीं, बॉडी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इधर माइंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सब की सब आपकी क्या है, पेरीफेरी में आती है। अब बॉडी से रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या है, लोग पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए देखते रहते हैं वो है बॉडी रिलेटेड प्लेजर्स। ठीक है, तो बॉडी से हो गया बॉडी रिलेटेड प्लेजर। तो अब प्लेजर से क्या हुआ, मन ने, आपके मन ने, इसीलिए कहा गया है कि बॉडी और माइंड को ठीक करिए तो मन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, मन के हिसाब से अपने बॉडी और माइंड को ठीक करने लगते हैं। अब अगेन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि बॉडी है, आप बॉडी को कैसे ठीक रख सकते हैं, ये आपका माइंड है, माइंड को आप कैसे ठीक रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर होता ये है कि मान लीजिए माइंड ने आपको एक इंप्रेशन दिया कि इस तरह से प्लेजर गेन करो तो तुमको ज्यादा प्लेजर मिलेगा, उसे क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फैंटेसी, जिसे आप कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड, फंतासी दुनिया। उस फैंटेसी को लेके अलग अलग तरह की मूवीज बनी है, अलग अलग तरह की, जितने भी आपके कार्टून नेटवर्क हो गए या जितना भी चीजें हैं। जैसे इंसान की सबसे बड़ी हसरत है उड़ना, कि मैं एक बार उड़ के देख लेता। जब चिड़िया उड़ती है, इंसान ने एरोप्लेन क्यों बनाया, उसकी सबसे बड़ी हसरत थी इस उन्मुक्त गगन में उड़ने की, कि वो उड़ सकता, जैसे पक्षी आजाद है लेकिन वो नहीं उड़ सकता क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल डिजाइन ऐसी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, तो जो चीजें मनुष्य वास्तविकता में नहीं कर पाता, वो उसको एग्जेजरेटेड फॉर्म में देखने लगता है। क्यों देखने लगता है, क्योंकि इंसान को सीमाओं से नफरत है, वो लिमिटेशन में नहीं रहना चाहता। उसका मन ये करता है कि मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा। एम्बिशन क्या है, एम्बिशन यही तो है कि मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। फिर जब वो वहां पहुंच जाता है, उसे लगता है मैं और ऊपर पहुंच जाऊंगा, और ऊपर पहुंच जाऊंगा, और ये एक इल्यूजन साइकिल बनता चला जाता है। क्योंकि ऑल इन सब के अंत में आपके पास कोई ऐसा एंड गोल नहीं है कि जहां पहुंच के आपको संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि एक भाव है, किसी जगह की का नाम नहीं है। अगेन अभी उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए। तो माइंड से ही प्लेजर हुआ, प्लेजर से किसी तरह की फैंटेसी हो गई, आपको लगा मैं ये फैंटेसी फुलफिल कर लेता हूं तो शायद मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगेन आपकी बॉडी थी, बॉडी से आपको प्लेजर चाहिए था, प्लेजर के लिए आपने कुछ कुछ चीजें बनाई, लेकिन उससे भी आपको नहीं मिला। और मनोविज्ञान क्या करता है, अब यहां समझिएगा। इसीलिए अध्यात्म और मनोविज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। अध्यात्म जहां पे रहता है, अध्यात्म अपने आप इन चीजों को समाप्त कर देता है। कई बार लोगों को लगता है कि ये ज्ञान बना कैसे, हम इस ज्ञान के मूल में चले जाएं। वास्तविकता में मूल में कुछ भी नहीं है। अब ये समझने में किसी भी चतुर आदमी को बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि सरल हृदय के लोग बड़ी आसानी से अध्यात्म और धर्म में सफल हो जाते हैं, जबकि चतुर, कुटिल, चालाक लोग असफल हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं यहाँ की चीजों को पकड़ के किसी तरह यहाँ पहुंच जाऊं, जबकि यहाँ पहुंचने का रास्ता यह है कि जब बॉडी एक सम्यक अवस्था में हो, इन सिंपल टर्म्स कि बॉडीली किसी तरह की गलत काम नहीं किए जा रहे हैं। गलत से आशय है मन को दूषित करने से। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैंने पहले भी कहा था, मेरा जो कर्मा वाला वीडियो है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, आपको लगता है कि सामने वाले के सामने मैंने एक अच्छी इमेज बना ली, लेकिन उस इमेज के भीतर मैं जो भी कर रहा हूं
वो तो सामने वाले को पता नहीं चला। बात सही है, सामने वाले को नहीं पता चला क्योंकि आपने एक अच्छी इमेज ड्रॉ कर रखी है, लेकिन जो बैकफुट पे आप कर रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट तो आप ही पर पड़ेगा ना। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स चला रहे हैं और गलत चीजों को बार बार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा, लेकिन जितना टाइम का ड्यूरेशन आपने उसमें इन्वेस्ट किया वो इंप्रेशन तो आपके पास आया। जो हमने स्टार्टिंग फेज में बात किया था कि ये बॉडी सेंसर्स के थ्रू चीजों को रजिस्टर करती है, तो जो थॉट प्रोसेस आप अपने अंदर चलाएंगे उसका सीधा इम्पैक्ट आप पर आएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति डरा हो तो उसकी भाव भंगिमा पूरी तरह बदल जाती है। कोई व्यक्ति खुश है, उल्लासित है, तो उसकी भाव भंगिमा पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी और माइंड साइकोसोमैटिक है, एक का असर दूसरे पर पूरी तरह पड़ता है। तो अगेन जब लोग कहते हैं मन का विज्ञान, अब ये फर्क समझिए, जहां पर अध्यात्म खत्म हो जाता है, अध्यात्म कहता है कि मन का शून्य हो जाना, मतलब मन का गिर जाना या मन का खत्म हो जाना। मन कैसे खत्म होगा? मन तब खत्म होगा जब आपका शरीर एक अच्छी स्थिति में रहेगा, किसी तरह के रोग से ग्रस्त ना हो और किसी तरह की बुराइयों को लेकर के ना चल रहा हो, जब आपका शरीर साफ सुथरा होगा, पवित्र होगा, ठीक होगा, और जब आपका मन जब आपका शरीर के बाद आपका दिमाग या आपका माइंड, आपके जो विचार हैं वो शुद्ध होंगे। जब ये दोनों शुद्ध होंगे तो आपका मन अपने आप समाप्त हो जाएगा। मन की सारी खुराफातें इसी बात पर निर्भर है कि आप अपने शरीर को और अपने दिमाग को दिन भर में क्या दे रहे हैं। अब लोगों को जितने भी मन के विकार हैं क्यों बढ़ गए हैं? मन के विकार इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हम शरीर को वो दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत नहीं है, हम अपने दिमाग को वो दे रहे हैं सुबह से शाम तक जिसकी उसको जरूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, वो क्या कर रहा है? वो आपको बॉडीली प्लेजर्स की तरफ फोर्स कर रहा है। वो चीजें उस एस्पेक्ट में नहीं है लेकिन वो आपको उधर की तरफ फोर्स कर रहा है और लोग उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि फिर से आपने एक इमेज बना ली और आपने उस इमेज के पीछे खुद को छुपा लिया और वो चीजें आपको दिख नहीं रही, लेकिन ना दिखने से वो चीज नहीं होगी ऐसा नहीं है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो मन का शून्य हो जाना। तो अब जो मनोविज्ञान संबंधी जितने विकार हैं, जितने भी ये जो डिजीज हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर लगातार गलत चीजें दी जा रही हैं। और अगर मन को शून्य करना है तो शरीर के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर काम करने की जरूरत है। जहां पर मन शून्य हो जाएगा वहां से मनोविज्ञान ही बेकार हो जाएगा। मनोविज्ञान जितना भी, इसीलिए जब पश्चिमी दार्शनिकों की बात होती है और पूर्वी दार्शनिकों की बात होती है तो हमेशा से पूर्वी लोग इस मामले में आगे रहे। जो भारत की प्राचीन संत परंपरा रही, चाहे वात्स्यायन जैसे ऋषि हों या आपके पतंजलि जैसे गुरु हों, इन्होंने जो चीजें इतने साल पहले लिख दी, अब आज वही विदेश में लोग योग को अपना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले से योग जैसी किताबें, कामसूत्र जैसी किताबें कैसे लिख दी गई? उसका सिर्फ यही मतलब था क्योंकि यहाँ के लोगों के पास बौद्धिक स्तर उनसे ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने जाना कि मन को शून्य कैसे किया जाता है। और मन के शून्य होने का मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है, एक एम्प्टी स्पेस है। जैसे ये है, ये हो गया पेरीफेरी। लोगों को लगता है कि पेरीफेरी में सब कुछ होता रहे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पेरीफेरी में सब कुछ चलता रहे और ओरिजिन जीरो हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जब यहाँ पे, इसी को कहते हैं बुद्धि से बोध, पढ़ा होगा, जब बुद्धि से बोध की यात्रा पूरी हो जाती है। बोध का मतलब है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जब बुद्धि से बोध की यात्रा हो जाती है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र चयन है, अपना खुद का विल है, इंडिपेंडेंटली वो ये तय करेगा कि उसे अपनी बुद्धि के माध्यम से किन चीजों को लेना है और किन चीजों को छोड़ देना है। अब जब कोई व्यक्ति बुद्धि से बोध की तरफ चला गया तो उसके पास विकल्प है कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों को ले जो कि जीवन में सकारात्मक हैं।
नकारात्मक चीजें वो अपने आप छोड़ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इसे होल्ड नहीं कर सकता, वो चाहेगा तो होल्ड कर लेगा। बुद्धि से बोध का मतलब, आम आदमी अगर 1% नकारात्मक चीजें रखता होगा तो ये व्यक्ति 100% ज्यादा नेगेटिव चीजें रखने के लिए कैपेसिटी होल्ड करता है, लेकिन वो रखेगा नहीं, उसके पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसे ये पता चल गया है कि उजाला कहाँ पर है, प्रकाश का मतलब जो दीप है, उस दीप का प्रकाश कहाँ पर है वो उसे पता चल गया है। तो उसे कोई जरूरत नहीं है कि वो वापस यहाँ पर आकर कचरा स्टोर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कचरे से दूर ही भाग रहा है, वो गलत है। तो जब बुद्धि से व्यक्ति बोध पर आ जाएगा, लेवल ऑफ रियलाइजेशन पे आ जाएगा, और माइंड जब अपने आप नेगेटिव चीजों को लेना बंद कर देगा, लेने का मतलब बाई प्रैक्टिस, जब आप पूरी तरह उन चीजों को छोड़ देंगे, सॉरी, बुद्धि से बोध पे हो गया और बॉडी पे, जब दोनों चीजें एक सर्टेन लेवल पे आ जाएंगी, बॉडी भी और बुद्धि भी, जब दोनों सर्टेन लेवल पे आ जाएंगी तो ये जो बाहरी पेरीफेरी पे चलने वाली सारी चीजें हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगी। मन क्या कहता है, ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब बुद्धि और शरीर दोनों का सब कुछ खत्म कर लिया आपने, तो फिर जो स्टेट है, जो थॉटलेस स्टेट है, जहां पर जाने के बाद कोई विचार नहीं, उसे हम कहते हैं शून्यवाद। इसीलिए कहा जाता है, अब लोग कहेंगे ये स्थिति कैसे आएगी, ये स्थिति ऐसे आएगी कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा बिना विचारों के रहना। क्या ये संभव है? नहीं, पूरी तरह संभव नहीं है कि कोई सोचे कि मैं 24 घंटे बैठ जाऊं, मेरे मन में कोई विचार ना आए। और मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कर भी लिया तो उससे फायदा क्या होगा। तो शून्यवाद का मतलब है कि प्रैक्टिस सिर्फ इतनी हो कि हमारे थॉट्स अनकंट्रोल्ड ना जाएं। ऐसा नहीं है, ये कई बार अनकंट्रोल्ड होंगे। धीरे धीरे आदमी प्रैक्टिस करे दिन में 5 मिनट कि मेरे मन में कोई विचार ना रहे। इसीलिए कहा जाता है सो के उठने के बाद कोशिश करिए ध्यान करने की। तो आपके मन में जब किसी तरह का कोई विचार ना रहे, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, धीरे धीरे वो टाइम एक्सपेंड होता जाएगा। लोग इसीलिए अपना ध्यान में समय बढ़ाते चले जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप ध्यान के साथ ही काम करना शुरू कर देंगे। तो जब आपके पास अल्ट्रा लेजर फोकस होने लगेगा, चीजें ठीक ठीक होने लगेंगी धीरे धीरे। लेकिन मैं बता दूं, ये स्टेट अचीव करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बाई प्रैक्टिस अचीव होता है, ये बाई मैजिक नहीं अचीव होता। जो भी लोग 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, बाई प्रैक्टिस ही तो अचीव किया है इतने घंटों तक पढ़ना। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से ये भी स्टेट अचीव किया जा सकता है, और ये स्टेट प्रैक्टिस से ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने बुद्धि में कुछ सब अच्छा ही अच्छा डाल रहे हैं और शरीर को भी मेहनत कर रहे हैं तो आप अचानक से सोचें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना होगा थॉटलेस स्टेट में होने का। इसी को सर्वोच्च कहा है, इसी को ब्रह्म कहा है, इसी को आत्मा कहा है, इसी को सब कुछ कहा गया है। और इसीलिए जब लोग कहते हैं कि कोई इसके बारे में बताता नहीं, तो बताने का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आप बताएंगे कैसे। मैं किसी व्यक्ति को एम्प्टी स्पेस में खड़ा कर दूं और कहूं बताओ, वो एम्प्टी स्पेस पे क्या बताएगा, वो ऑलरेडी एम्प्टी है। वो एग्जाम्पल से बता सकता है कि अगल बगल चार दीवारी से घेर रखा है, बीच में खाली है। तो एग्जैक्ट ये है, इसीलिए इसको अनिर्वचनीय का। इसीलिए बौद्ध धर्मों, जैन धर्मों, सब धर्मों ने नियम बताए। सम्यक विचार आपने पढ़ा होगा, अगर जिसने भी पढ़ा है, उन्होंने इन चीजों पर क्यों बात की। विचार अच्छा रखिए, जैसे लोगों ने बताया चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, व्यभिचार मत करिए, ये चीजें क्यों थी। ये चीजें इसलिए बताई गई कि बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे अपने आप को धीरे धीरे क्लीन करना शुरू करिए। आप बॉडी के लेवल पे खुद को धोखा देके और माइंड के लेवल पे खुद को धोखा देके आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। अब आपने माइंड के लेवल में पाल लिया कि जो मेरे पड़ोस वाला व्यक्ति है उसको मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाना है, अब मुझे उसके लिए एक योजना बनानी है, अब मुझे उसके लिए एक जाल बुनना है, फिर उसके लिए मुझे परिस्थितियां फैब्रिकेट करना है। अब परिस्थितियां फैब्रिकेट करके वो आज फंसा कि नहीं, अरे आज तो बच गया, फिर मुझे चार लोगों से बात करना। अब आपके दिमाग में ये पूरा कचरा चल रहा है, तो आप ये कचरा लेके यहाँ कैसे चले जाएंगे।
अपने साथ तो सहज होना सीखिए। चलिए, समाज के बीच अगर आप समाज में हैं तो आपको एक तरह की छवि रखनी पड़ती है, लेकिन क्या आप अपने साथ सहज हैं, ये ज्यादा बड़ा प्रश्न है। तो लोग माइंड के लेवल पे उन्होंने सबने एक साइकोलॉजिकल दुनिया क्रिएट कर ली है। अगर किसी व्यक्ति से पूछिए समाज में इज्जत, तो जो इज्जत है ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और उस इज्जत को बनाए रखने के लिए हम वैसे ही एक्ट करने लगते हैं कि सोसाइटी हमें रेस्पेक्ट तभी देगी जब हम एक सर्टेन वे में एक्ट करेंगे। तो यही रीजन हो जाता है कि फिर यहाँ पहुंचने की बजाय हम अपने माइंड की बनाई दुनिया में उलझ जाते हैं, और उसी को कहा गया साइकोलॉजिकल ड्रामा, कि जब आप इस ड्रामा से फ्री हो जाएंगे और सिर्फ अपने प्रॉपर माइंड के साथ होंगे तो आप अपने आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब हमने पहले लेवल पे इस सेशन में ये समझा कि मन का निर्माण कैसे होता है, मन को नियंत्रित कैसे करें। उसके बाद अभी हमने समझा कि शून्यवाद क्या है, शून्यवाद जिसे हम कहते हैं कि पेरीफेरी से सेंटर की ओर जाना। अब हम समझते हैं मनोविज्ञान क्या है। जब लोग कहते हैं किसी के मनोविज्ञान का या साइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप इधर देख रहे हैं, इस सेंटर की बात कर रहे हैं, तो शून्य में आने के बाद सब खत्म हो गया। अब शून्य के बाद आप कह रहे हैं यहाँ, इसीलिए पूर्वी दार्शनिकों को क्यों महान बताया गया, उन्होंने कहा बुद्धि से बोध, और जहां पर शून्य हो गई सारी चीजें ही खत्म हो गई। और मन के विज्ञान का मतलब क्या है कि जो भी आपने अपने बॉडी में, जो भी आपने अपने माइंड में दोनों तरफ से चीजें गैदर की हैं, उन गैदर की हुई चीजों को आपस में मिला के उसका अध्ययन करना। तो मतलब साइकोलॉजी का सिंपल सा मतलब है कि पहले लेवल पे आपने कूड़ा, दुनिया से कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, अब आप उस कूड़े पे अध्ययन करने वाले हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है। इसीलिए अगर सिगमंड फ्रॉइड जैसे आदमी को किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने बिठा दिया जाए तो 5 मिनट लगेगा और सिगमंड फ्रॉइड को हरा दिया जाएगा। ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, पर ये सच है, क्योंकि जो ध्यान की प्रक्रिया है वो एक अलग चीज डिनोट करती है। इसीलिए आज भी लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो आज भी यहाँ के स्पिरिचुअल लोगों को सुनना पसंद करते हैं। पसंद इसलिए करते हैं कि वो हर एस्पेक्ट में उन्हें हराने में सक्षम है। तो बात ये है कि जो पूरा का पूरा आपका साइकोसेक्सुअल है, साइकोसेक्सुअल है और साइको सोशल है, और भी इसी तरह कई साइको एस्पेक्ट बना के उसका अध्ययन किया जाता है। अध्यात्म कहता है सीधे तौर पे कि अपनी बॉडी ओरिएंटेड जो प्लेजर है उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो, बात खत्म। और साइकोसेक्सुअल एस्पेक्ट क्या करता है कि उसी चीज का परत दर परत अध्ययन करना शुरू कर देता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। साइको सोशल क्या करता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में सोसाइटी का। अगेन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कहाँ से आएगा, वही बात मैंने कहा था, अपने माइंड को अगर आपने क्लियर रखा है तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं। मैं इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि पहले तो आप अपने मन को ही नियंत्रित कर लीजिए, या मन को शून्य कर लीजिए, या मन का गिर जाना अध्यात्म है। और जहां पे मन के वेरिएशंस का अध्ययन कर, मान लीजिए मन है, अगर ये मन ही पूरी तरह से शून्य हो गया तो किसी भी चीज के अध्ययन की जरूरत खत्म। यहाँ क्या होता है कि मन की गतिविधियों को ही समझने का प्रयास शुरू कर दिया जाता है, जिसका कि कोई भी अर्थ नहीं है, अपने आप में नहीं है। इसीलिए साइकोलॉजी बहुत उलझा हुआ विषय है, और साइकोलॉजी किसी भी चीज के बारे में सही जानकारी नहीं देता। और आगे आते हैं, साइकोलॉजी में हर बार कहा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके बचपन के बारे में जानिए, पर वास्तविकता में उससे किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म कहता है आप अपने जीवन में कहीं भी थे, हम वर्तमान में आपका जीवन बदलने के में सक्षम है, वर्तमान से आपका जीवन भविष्य की ओर जाएगा। जबकि मनोविज्ञान कहता है कि अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है, अपना वर्तमान सुधारना है, तो आप अतीत की ओर जाइए, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, अगर ऐसा होता
तो अंगुलीमाल जैसे लोग, अशोक जैसे लोग, वाल्मीकि जैसे लोग, जिन भी लोगों का मैंने नाम लिया, इनकी कहानियां आप पढ़िएगा, इतिहास उठाकर देखिएगा, इनके हृदय परिवर्तन की कहानियां देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूं उसका क्या अर्थ है। तो मनोविज्ञान हर चीज के बारे में एक अलग ही दिशा लेकर के चला जाता है। मनोविज्ञान में वही बात है कि कोई चीज है, आप उसी के एक एक टुकड़े को काट के एक अननेसेसरी और इससे जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो अलग अलग कंक्लूजन आएंगे और कभी भी उस डिजीज को ट्रीट नहीं करेंगे जो डिजीज यहाँ पर है। अगर इस डिजीज को ट्रीट करना है, इसको ठीक करना है, तो मन को शून्य की तरफ ले जाइए, ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहां से जाकर के यहाँ पर और उसका एस्पेक्ट में देख करके फिर उसका कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करेंगे वो सही कंक्लूजन नहीं होंगे। किसी दूसरे को देखकर ड्रॉ किए गए कंक्लूजन सही नहीं होंगे और जब वो कंक्लूजन गलत आएंगे तो आप गलत डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए अध्यात्म बनाम मनोविज्ञान की जो लड़ाई है उसमें मेरा मानना है कि मनोविज्ञान को पढ़ने और समझने से ज्यादा बेहतर है अध्यात्म पढ़िए। मन ही गिर जाएगा तो मन से संबंधित चीजों को पढ़ने का क्या मतलब है। अभी मैं किसी व्यक्ति को सुन रहा था कि शरीर को देख करके हम पहचान लेंगे या शरीर में किस तरह की तरंगे उठ रही हैं एआई इसका अध्ययन करेगा। उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं केवल भारत की बात करूं तो 140 करोड़ की जनसंख्या है। सिर्फ इसी जनसंख्या की अगर आप बात कर रहे हैं तो हर व्यक्ति के शरीर अलग है और आपको ये नहीं पता उसका जो शरीर का निर्माण है वो उसके जन्म और अनुवांशिकी पर निर्भर कर रहा है, बाई बर्थ एंड बाई जेनेटिक्स। तो आपको जब उसके जेनेटिक्स ही नहीं पता तो क्या करेंगे कि आप उसके मदर फादर के जीन्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। तो जब किसी व्यक्ति के जीन्स नहीं पता, उसके बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर नहीं पता, तो उसको केवल देखकर वो किसी आधार पर कोई निष्कर्ष निकालेंगे जो भी वो गलत होगा। और अगर इतना ही आसान होता तो मैंने पहले भी कहा था कि आज भी हम एक दूसरे का खून ही चढ़ाते हैं। हम आर्टिफिशियल खून बना पाने में सक्षम नहीं है, हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बना पाने में सक्षम नहीं है। नहीं तो कुछ दिन बाद ऐसा होता कि जब आप 50-60 साल के हो जाते तो आपके लीवर, किडनी, जो भी पैनक्रियाज जितना भी है पूरा ये सिस्टम बदल दिया जाता। भाई सारी प्रॉब्लम ही खत्म। 50-60 साल में एक बार आपको खोलते, सारा नए ऑर्गन्स लगा देते, आप एकदम सही हो जाते। लेकिन आज तक इतनी तरक्की कर लेने के बाद भी अभी तक ऑर्गन्स नहीं बनाए जा पाए हैं, ब्लड नहीं बनाया जा पाया है। और हम अगर कोई भी वुंड है या कोई भी निशान अभी भी चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, हम प्रॉपरली उसे जल्दी नहीं ठीक कर सकते। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। इसीलिए बॉडी को देख के बॉडी में किस तरह की वेव्स उठ रही हैं, किस तरह की तरंग उठ रही है, कैसा हो रहा है, उसके आधार पर आप जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो गलत होगा। इससे बेहतर है कि जो खुद की बॉडी है उस पर काम किया जाए। जो मैंने पहले बताया था कि मन को शून्य तक ले जाने का एक ही रास्ता है, खुद के शरीर पे काम करना और खुद की बुद्धि पे काम करना। अगेन सबको जो माइंड का लेवल है वो डिफरेंट मिला है, सबका आईक्यू अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है। जब आप ओपन होके सोचते हैं तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं क्या कैसे काम कर रहा है, और जब आप संकीर्णता से सोचेंगे तो वो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। अगेन इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। हमने सेशन में पहले ये देखा मन क्या है, मन का निर्माण कैसे होता है, अध्यात्म और मनोविज्ञान में क्या अंतर है, शून्यवाद ज्यादा बेहतर है या फिर हम मनोविज्ञान को पढ़ें और उसको समझें। तो मेरा वही एंड में सिर्फ इतना ही कंक्लूजन में कहना है कि अपने खुद के शरीर पे, खुद के दिमाग पे काम करें। दूसरे को देख के आप जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन आपका है और अपने ही ब्रेन से आप किसी दूसरे को देखकर कुछ ना कुछ आप एक तरह का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और उससे जो रिजल्ट आएगा वो गलत ही आएगा। क्योंकि जो आपका ब्रेन है उसे एक चैट जीपीटी समझ लीजिए, उस चैट जीपीटी में जो डेटा स्टोर है वो उसी स्टोरेज के आधार पर, उसी डेटा के आधार पर आपको रिजल्ट देगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो गलत ही आएगा। तो मेरा यही कहना है कि ऐसी चीजें करने से ज्यादा बेहतर है कि खुद पे काम किया जाए, खुद के मन को समझा जाए और खुद को बेहतर बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच।